लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किए थे, बट उसको डिस्क्राइब करने के लिए टोटल 3 मेथड्स दिए गए हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर मेथड द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर मेथड द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे होंगे। और आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकल मेथड द्वारा भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन वेक्टर मेथड द्वारा करने वाले हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चार्ज है तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कहां तक है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? इसे एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टडी करने वाले हैं। आइए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आर यू रेडी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करने क्या वाला है? तो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने वाला है। इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? पहले मुझे एक चार्ज एज्यूम करना होगा। एज्यूम कर लेने दीजिए। एक चार्ज मैंने ले लिया Q1। अब ये कैसा चार्ज है? तो फ्रेंड्स, किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है थ्योरेटिकली इनफाइनाइट सेपरेशन तक ऑब्जर्व करा जा सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पे कोई चार्ज है तो इसका जो इफेक्ट होगा वह इसके चारों तरफ होगा और थ्योरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा। तो चारों तरफ के हर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो हम लोग बोर्ड पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड सर्कुलर, वो एक स्फेरिकल रीजन होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस वक्त जो चार्ज एज्यूम करा है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस बात का तो हम टेस्ट करने वाले हैं कि इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इसके सरफेस पे, बाउंड्री पे है, इसके अंदर है, कहाँ पे नहीं है, कितना है। तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया आपका रीजन आपके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम कोई पॉइंट ले लेते हैं लाइक दिस। यही एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उसके डायरेक्शन को जानना चाहते हैं। इट मीन्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे, बट किसी भी चार्ज के सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना, उसके डायरेक्शन को जानना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना कहलाता है। अब
आप ये बात भी समझ चुके हैं कि कोई भी चार्ज अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड में खुद ही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वह खुद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकता, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, उसके डायरेक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। उसके लिए आपको अदर चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो एक एनोदर चार्ज ले लेते हैं। इसको हम Q2 कह लेते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं। आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे आपको सेकेंड चार्ज, एनोदर चार्ज रखना है। मतलब इस जगह पे आपने Q2 को रख दिया। इस Q2 को आपने पॉइंट P पे इसलिए रखा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज 1 ने प्रोड्यूस करा है उसको कैलकुलेट कर सके। चार्ज 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसको मैंने बुलाया है सिर्फ पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट P पे जानने के लिए। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, किस डिस्टेंस तक ऑब्जर्व करा जा सकता है, अभी उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो जब इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे, या कोई अनदर पॉइंट ले लीजिए Q, आप अगर इसी पॉइंट पे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको इस पॉइंट पे एक चार्ज को प्लेस करना होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल Q1 का ही नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 का भी मौजूद है। हमें अगर सिर्फ Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो Q2 के असर को यहां से समाप्त करना होगा। तो कहा गया है कि अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करते जाइएगा तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका छोटा होता जाएगा। पहले चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब का होगा तो उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखलाते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये जो मैंने रिप्रेजेंट करा है, यह सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके मैग्नीट्यूड को कम कीजिए, 1 माइक्रोकूलम्ब कर दीजिए, 0.5 माइक्रोकूलम्ब कर दीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो जाएगा। देखिए, पहले इस जगह पे Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था और Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था, लेकिन अगर आपने इसके मैग्नीट्यूड को कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो गया। अब यहाँ पे केवल Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मुझे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर केवल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो समाप्त करना होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड को और कम कर दीजिए, तब मान लीजिए इतना छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड को आपने कम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और कम हो गया, लेकिन अभी भी इस पॉइंट पे दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को और कम करना होगा। लेकिन अब देखिए ठीक से फ्रेंड्स, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप कितना कम कीजिएगा, बट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पे सेकेंड चार्ज का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। हाँ, ये तब मुमकिन है जब आप सेकेंड चार्ज को 0 मान लीजिएगा, तो सेकेंड चार्ज को 0 मानते ही इसका सेकेंड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 0 हो जाएगा। और सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही 0 होगा, यहाँ पर केवल और केवल पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी चार्ज के बगैर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को तो मेजर कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर एक चार्ज चाहिए,
और चार्ज होगा तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। ऐसा दुनिया में कोई चार्ज नहीं जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, चाहे उस इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे रीजन तक हो या वह इनफाइनाइट सेपरेशन तक हो, बट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज को टेंड्स टू जीरो एज्यूम कर लेते हैं। टेंड्स टू जीरो का मतलब हो गया कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को मैंने इतना 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 कम कर दिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना छोटा हो गया कि मानो नहीं के बराबर ही है। और तब ऐसे चार्ज को यहाँ पे रख के अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे जो सेकेंड चार्ज चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट करने के लिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मौजूद है, और कोई काम नहीं है। ऐसे चार्ज का नाम रखा गया है टेस्ट चार्ज। और वो चार्ज जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे चार्ज का नाम रखा गया है सोर्स चार्ज। तो अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और आगे का भी जो एक दो टॉपिक मिलेगा, उसमें हम लोगों को दो चार्ज के साथ काम करना है, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे उसके स्ट्रेंथ को, उसके डायरेक्शन को जानना चाहते हैं। और टेस्ट चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं जिस चार्ज के थ्रू हम अपने सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। इस चार्ज को हमने इमेजिनरी चार्ज कहा है, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इस चार्ज को मैंने एक्सट्रीमली स्मॉल मान लिया है, वेनिसिंगली स्मॉल मान लिया है, काफ़ी छोटा है। ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। आपका जो सोर्स चार्ज है उस चार्ज को अब Q से रिप्रेजेंट कीजिएगा, और जो टेस्ट चार्ज है उस चार्ज को अब Q नॉट से रिप्रेजेंट कीजिएगा। आपका जो सोर्स चार्ज है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट चार्ज है थ्योरेटिकली हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी दिखेगा, लेकिन जब हम किसी टॉपिक का डिस्कशन कर रहे होंगे उस दौरान आपको टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने से पहले मुझे दो चार्ज बहुत क्लियरली समझना है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि आपका सोर्स चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानना चाहते हैं, और टेस्ट चार्ज जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। तो आइए थोड़ा हम लोग टेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टीज को नोट करते हैं। इन सबों को मिटा दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। किसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, एक एक करके सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q नॉट। इसको आप Q नॉट से रिप्रेजेंट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड में काफ़ी छोटा होगा ताकि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव इन नेचर। आपको थ्योरेटिकली इसे हमेशा पॉजिटिव ही लेना है।
इट इज अ प्रोपोज्ड चार्ज, ये आपका इमेजिनरी चार्ज है, ऐसा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। कैसा चार्ज है? दैट एग्जर्ट्स नो फोर्स ऑन नियर बाई चार्जेज, एक ऐसा चार्ज जो अपने नज़दीक के चार्जेस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। कैसे करे? मैंने तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट है कि हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे जाके फोर्स अप्लाई करता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने अनजाने चला गया तो यह फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब ये फोर्स लगा नहीं सकता लेकिन इसे फोर्स लग सकता है। ये धक्का दे नहीं सकता लेकिन धक्का इस पर लगाया जा सकता है। इट इज अ प्रोपोज्ड चार्ज दैट एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन नियर बाई चार्जेज बट experiences forces due to other charges, दूसरे चार्ज के वजह से यह फोर्स एक्सपीरियंस जरूर कर सकता है। और हमने इस चार्ज को इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंड्स। सच बात तो यही है कि फोर्स ये अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे, ये किसी पर फोर्स लगाए नहीं, जो फोर्स लगे उसके बारे में मुझे बतलाए। और इसका लास्ट पॉइंट, टेस्ट चार्ज इज यूज्ड to describe electric field intensity, electric potential etc. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है। यहीं पे एक लाइन लिख लेते हैं सोर्स चार्ज के बारे में, जिसके पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या आप कह सकते हैं विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। एक बार आप सुन लें ठीक से, प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज, इसे हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यह मैग्नीट्यूड में काफ़ी छोटा होता है, थ्योरेटिकली इसे पॉजिटिव लेना है। यह इमेजिनरी चार्ज है जो अपने आसपास के चार्जेज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, बट अदर चार्जेज के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। इस चार्ज का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए। सोर्स चार्ज वैसे चार्ज को कहते हैं जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आइए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। Definition of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, तब इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग। क्या है ये? तो एक चार्ज लिया मैंने,
कैसा चार्ज है ये? तो फ्रेंड्स कहिएगा सोर्स चार्ज है। कैसा लेना है? तो पॉजिटिव निगेटिव कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने पॉजिटिव लिया है। किसी डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस r पे हमें कोई पॉइंट P दिया गया है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? इस पे आपको अपना टेस्ट चार्ज रख देना होगा। कैसा चार्ज होता है? पॉइंट चार्ज होता है, वेनिसिंगली स्मॉल होता है। अब इस चार्ज के वजह से इस पे जो फोर्स काम करेगा, इसके वजह से तो इस पे कोई फोर्स काम करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया दिस वे, एक फोर्स काम करेगा वेक्टर F। अब इस पॉइंट पे इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कैसे डिफाइन किया गया है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब मेरे दोस्त, किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और उसके डायरेक्शन को फाइंड करना। तो जिस पॉइंट पे आप अपने सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। तो आपने टेस्ट चार्ज रख लिया Q0 और उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया? वेक्टर F। तो अगर ये +1 कूलम चार्ज होता तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता? वेक्टर F अपॉन Q0। दिस टर्म इज डिफाइंड एज intensity of electric field at the given point। तो electric field intensity at any point surrounding the charge is defined as force per unit positive charge। Force per unit positive charge is defined as electric field intensity। तो हम लिख सकते हैं that is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज Q is defined as force per unit positive charge। वेक्टर E इक्वल्स वेक्टर F अपॉन Q0। इसमें एक और बात बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। मैंने कहा कि जिस चार्ज को आप पॉइंट P पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए उस चार्ज का अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने लगेगा और फिर हमारे सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड वेनिसिंगली स्मॉल, काफी छोटा रखना है। तो करेक्टली इसके लिखने का सही तरीका ये है, बट इस बात को समझ लेने के बाद सिंपली ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन Q0।
इसी बात को ऐसे लिखा जाना चाहिए। आपने यहाँ पर जो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 लिखा है, इसका मतलब आपका जो क्यू नॉट है यह 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। मीन्स इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि शायद इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो हम डेफिनेशन को इस तरह से याद रखें, हम रेगुलर यूज में इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 केस लेते हैं। केस 1, ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये चार्ज यहां पे आपने रख दिया, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और इससे आर सेपरेशन पर आपने एक पॉइंट एज्यूम करा जहां पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज तो रखना ही चाहिए, रख दिया। इसके वजह से फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा दिस वे वेक्टर एफ। तो बाय डेफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन प्लस क्यू नॉट। अब यहां पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कीजिए। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो आपको याद होगा, वेक्टर एफ इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है? आप अपने पॉजिटिव चार्ज से मेजर करेंगे उस पॉइंट को जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। दिस इज आर कैप, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है कूलम्ब्स लॉ। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा वेक्टर ई इक्वल्स, वेक्टर एफ को लिख रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और ये क्यू नॉट बचा हुआ है ही। और हम लोग इस वक्त जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसको एयर मान लीजिए। अदर मीडियम में होगा तो आप फोर्स को चेंज कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। क्यू नॉट कैंसिल हुआ आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसे 2 बात समझ में आता है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, सॉरी, जो मैग्नीट्यूड होएगा वह क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आर कैप का जो डायरेक्शन होगा ई वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा।
तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वह आर कैप के डायरेक्शन में होगा। आर कैप के डायरेक्शन का मतलब हो गया अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो कह सकते हैं ये उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम इट, इससे दूर की तरफ होगा। मतलब आपका जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वह जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे, वही डायरेक्शन होगा। यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा इस पॉइंट पे। ये केस 1 हुआ। अब केस 2 की बात करते हैं। ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये जो चार्ज आपने इस वक्त लिया था पॉजिटिव, अब आप लीजिए निगेटिव। बहुत बात बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे एज्यूम करते हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम करना होगा, वो तो पॉजिटिव ही लेना है। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दिस वे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो बाय डेफिनेशन E इक्वल्स वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट वही होगा। फोर्स के फॉर्मूला में एक चार्ज आपका निगेटिव है तो माइनस साइन आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये बनेगा। अब उस फॉर्मूला का इस्तेमाल जब आप यहाँ पे करेंगे तो एक निगेटिव साइन यूज कर लीजिएगा। वो निगेटिव साइन जैसे यूज कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निगेटिव चार्ज के वजह से होगा उस साइन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन तो अभी भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेजरमेंट तो इसी जगह से करना है और उसी पॉइंट का लोकेशन मेजर करना है। तो इस वक्त आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही होगा क्योंकि मॉड लगाना है, लेकिन डायरेक्शन आपका अवे फ्रॉम चार्ज नहीं होगा, टुवर्ड्स चार्ज होगा, टुवर्ड्स इट। तो हम इस बात को याद रखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के वजह से कैलकुलेट करना हो, चाहे वह पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो मैग्नीट्यूड वाइज एक ही फॉर्मूला 1/4πε0 मॉड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट डायरेक्शन अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होगा, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करके। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसको भी कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं इमीडिएट वह F इक्वल्स 1/4πε0 मॉड Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर समझना शुरू कर देते हैं। है भी वो कूलम्ब्स लॉ है, बट दिस इज कूलम्ब्स लॉ फॉर फोर्स, दिस इज कूलम्ब्स लॉ फॉर फील्ड। तो जब आज के बाद हम कूलम्ब्स लॉ बोलें तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि हम किस कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए या फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो ये है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ये है फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ए पॉइंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ये बी और सी पॉइंट हो गया। अब जरा डी पॉइंट में आइए।
properties of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? E इक्वल्स 1/4πε0 mod Q/r²। किसके वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का सिस्टम बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, बट लॉ यही है, इसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन, टुवर्ड्स चार्ज, if it is negative, away from charge, if it is positive। तीसरा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, electric field intensity is point function property। इसका क्या मतलब होता फ्रेंड? यहां पर कोई चार्ज है, कोई सा भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और इसके सराउंडिंग के किसी भी पॉइंट की बात कर लें, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम नहीं होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E3, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नॉट इक्वल्स E2 नॉट इक्वल्स E3। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं तो उसके सराउंडिंग के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, इसे मुझे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होने की वजह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टी। बाय डेफिनीशन अगर स्केलर फॉर्म में लिखा जाए तो आप E इक्वल्स टू F/Q0 लिख सकते हैं। इससे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार करेंगे और यूनिट तैयार करेंगे। तो आइए डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स के लिए MLT-2 और चार्ज के लिए IT या AT, इसको सॉल्व करिए, MLT-3I-1। यहीं पे इसका यूनिट लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट। फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। एक और याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है, आगे चर्चा करेंगे, वोल्ट पर मीटर V/M। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर हम इसे याद रखते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में आइए,
अगर मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है, कैपिटल Q, कोई चार्ज है लाइक पॉजिटिव, और इसे R सेपरेशन पे एक पॉइंट P है जहां पर एक चार्ज आपने Q रख दिया है। तो बताइए यह चार्ज इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करिए इस चार्ज का कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन इस वक्त आपके फोर्स का है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन तो है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जब क्यू नॉट हुआ करता था। तो यहां पर हो जाएगा E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू, सो एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू E। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस चार्ज के फोर्स को कैलकुलेट करना है उस चार्ज को वहां पर एग्जिस्ट कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कीजिए, वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यह कैलकुलेट करा जा सकता है। चलिए अब हम लोग ई पॉइंट की तरफ बात करते हैं। प्रॉब्लम्स सॉल्विंग टेक्निक्स, कुछ बात समझिए मेरे दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आप एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे। स्टेप 1, अगर आप किसी पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज है जो कैसा भी हो सकता है, इससे आप चले जाइए किसी डिस्टेंस r पे, और यही वो पॉइंट है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप कहता है वी हैव टू प्लेस अ +1 कूलम चार्ज एट पॉइंट P। प्लेस अ चार्ज ऑफ +1 कूलम एट पॉइंट P। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टेक्निक है फ्रेंड्स। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पर एक +1 कूलम चार्ज को आप प्लेस कर लीजिए, तुरंत एज्यूम कर लीजिए। स्टेप 2, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन Q एंड +1 कूलम। कूलम्स लॉ का यूज करके दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप 3, दिस फोर्स इज द magnitude of intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फोर्स जो आप कैलकुलेट किए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और फाइनल स्टेप, स्टेप 4, टोटल 4 ही स्टेप का काम है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज, इसको कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। भाई मेरे ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब है कि यहां पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, ऐसे ढेर सारे चार्ज है लाइक Q1, और ये आपका पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। स्टेप वही होगा, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखिए, फिर इनके और इनके बीच आप कूलम्स लॉ अप्लाई कीजिए। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इसको आप वेक्टर E1 कह लीजिएगा। उसी तरीके से अब आप सेकेंड चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट कीजिए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होएगा तब जो आपका डायरेक्शन होगा फोर्स का वह कुछ ऐसा होगा, और वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ये भी मान लीजिए निगेटिव चार्ज होगा तो इसके वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने जितने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करे हैं जिसको इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मेथड होगा। सबको आप वेक्टर मेथड से ऐड कर दीजिए, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे इस चार्ज के ग्रुप के वजह से मिल जाया करेगा। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a continuous charge system। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के वजह से